और जी। सर अब मैं वैसे ही बस आपकी क्लासेस लेती हूँ और आपको सुन के बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले आज जरूर अटेंड करें। आज तो मैं गायनी की नहीं, जनरल बात करने लगा हूँ, हाउ टू जी सेट अप। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं सर मैं फातिमा? डॉक्टर जी सर, मैं सर फैसलाबाद से। अच्छा जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। आप कैसी हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर मैंने भी सर आपके सर ये लेक्चर्स लेके एमसीपीएस भी सर मेरा पास हुआ था, फिर एफसीपीएस भी अभी पार्ट 2 लॉन्ग माशा। टेस्ट लेती थी सर एमसीपीएस के मैं। फिर हाँ सर हाँ। अभी ये एक्सटेंडेड टॉक्स। पहले बहुत बहुत मुबारक, आप भी पास हो गए। थैंक यू सर। सर गुड। जज़ाकल्लाह सर, आपने मेहनत से बहुत करते हैं। सर मैडम शहनाज, डॉक्टर अरूबा सर सबके हम लेक्चर्स लेते हैं चलो। और हमारी सर नॉलेज इससे ऐड ऑन होती है। हम्म, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं सर हमें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। थैंक यू। सर हमारी पूरी फैमिली सर हम आप लोगों की सर एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि सर एक हमारा ये बहुत मुश्किल वक्त होता है सर। आप सर हमें आइडिया होता है, तो सर बहुत हाँ। मुश्किल वक्त होता है, उस वक्त आपको मिलता नहीं है पढ़ाने के लिए ऐसे। अरे खैर, बहुत हैं पढ़ाने वाले भी, इंशाल्लाह। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि उस मुश्किल वक्त में समझ नहीं आती कहाँ से हेल्प ली जाए, क्या किया जाए। तो थोड़ी बहुत हेल्प भी इज ए बिग हेल्प। तो आप पास हो गई, अच्छी बात है। आप अस्सलाम आइंदा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम डॉक्टर सबा फ्रॉम कोएटा। माशाल्लाह। सर सब। मेरा भी एग्जाम पास हो गया। मैंने आपको 2-3 बार प्रेजेंट भी किया था। आई होप दैट वाज यूजफुल। यस सर, वेरी मच यूजफुल, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, वेरी गुड। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो गायनी की नहीं है, सिंपल जनरल सी बात है। हाउ टू सेट अप योर प्रैक्टिस और हाउ टू गो आफ्टर पासिंग एफसीपीएस, क्या करना चाहिए। यार, इमरान, जी सर। बता दो जब शुरू करूं। सर 9। अभी 16 हुई हैं सर, आप 5 मिनट बाद प्रॉपर शुरू कर दीजिएगा सर। चलो। सर लास्ट टाइम आपने सर लाहौर लड़कियों को बुलाया था हाँ जी, हॉस्पिटल। बिल्कुल बुलाया था। और सिर्फ 13 ने कहा हम आएंगी, आई 3। तो हमने तो इंतजाम ज्यादा का किया था, लेकिन खैर बहुत थोड़ी आई। अगर आप लोग अब भी आए तो मैं तो बुला के भी वहाँ आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा। लेकिन जाहिर है कि आप सब बिजी हो अपने अपने जॉब में, काम में, तो वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप 10-12 कहें हम आएंगी तो मैं मिल के भी आपसे बात करूं, मुझे तो अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर आतिका फैसलाबाद से। सर मेरा भी एग्जाम क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। सर आपको प्रेजेंट किया था और आपके मैंने लेक्चर सुने थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उससे बहुत फायदा हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर सर। थैंक यू फॉर गिविंग द फीडबैक। लेकिन यही बात आप दूसरों को बताएं जो तैयारी कर रही हैं, ताकि उनका भी भला हो। तो मैं जब बोलता हूँ मेरी तरफ से, वहाँ 20 बैठी हैं, 50 बैठी हैं, 100 बैठी हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 20 की बजाय 50 है तो ज्यादा को फायदा होगा।
तो आप अपने साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताइए। जी सर, मैंने अपनी जो फ्रेंड्स रह गए हैं उनको ग्रुप में ऐड करवाया है। उनको इमरान भाई का नंबर दिया था कि वो ग्रुप में ऐड हो। सर बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता ग्रुप फ्री है और लेक्चर्स का क्या शेड्यूल है, ये चीजें नहीं पता होती। फिर उनको जितना मेरे से हुआ है मैंने किया है। एक अच्छी बात, जरूर बताइए। ये फ्री सर करके मैं अस्सलाम काम नहीं कर रहा कोई, ये तो मेरा शौक है। और दूसरी बात ये है, बड़ों को छोटों को देते ही रहना चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे पैसे हो, चाहे कोई फैसिलिटी हो, कुछ भी हो। तो ये बड़ों का अंदाज होना चाहिए। आपके सारे बड़े जो है प्रोफेसर वगैरह, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, बांटना चाहिए इल्म। तो जितना बांटो उतना थोड़ा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इकरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कहाँ सर से मेरा जी सर मुल्तान से। जी, सर मेरा भी पास हो गया है सर, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आपकी वजह से और आपकी मेहनत से हुआ है सर। सर मैं आपने बहुत अच्छा गाइड किया है और बहुत टाइम दिया हमें। सर थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, लेकिन मेहनत तो आप लोगों की है। सर तो कल आप आ रहे हैं मुल्तान? जी, मैं आ रहा हूँ, जी सर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलने आऊंगी। जरूर मिलिए, जरूर जी मिलिए। सर थैंक यू सर। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। How are you, आप sir? आप फायजा? जी सर, आपकी स्टूडेंट हूँ मैं। हाउ आर यू सर? मैंने कहा आज मैं सर की सही से तबीयत पूछूं। आप सही हैं सर? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? थैंक यू। ये अच्छी बात है। हम लोग झिझक में रह जाते हैं, पूछते ही नहीं बड़ों से कि आप कैसे हो। आपने अच्छा किया, ये रवायत होनी चाहिए कि मिलते ही पूछे आप कैसे हो। लोगों को अच्छा लगता है। जनरली जवाब यही था मैं ठीक होता हूँ, लेकिन पूछना अच्छी बात है। गुड। थैंक यू भाई, सर। आप कहाँ से बोल रही थी? सर मैं सऊदीया में हूँ। सऊदीया से, माशाल्लाह। सर मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, जिस तरह आप पेशेंट पे अप्रोच हमें बताते हैं और जिस तरह हमने आपसे सीखा है, इस तरह हमें कभी किसी ने भी नहीं बताया है। तो वो एग्जाम में ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा था। हाँ, असल में ये बताना ऐसे ही चाहिए यस कि सर। मैं जब प्रोफेसर पढ़ाता था तो इसी तरह मैं उनको कहा करता, चूंकि जिस चीज की तैयारी हो रही है उसका बताओ ना बाबा। अखबार सारा पढ़ के तो सारी खबरें हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो फोकस्ड नॉलेज है वो बताया जाए ताकि वो ही काम आए। यही आपकी बात ठीक है। ट्रेनिंग में स्किल्स भी इसका हो, सीजन सेक्शन कैसे करना है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे करनी है, एपिजोटमी को स्टिच कैसे करना है, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन इम्तिहान के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है कि उनको आदत ही डालो कि जैसे इम्तिहान में प्रेजेंट करना है वैसे ही वार्ड में प्रेजेंट करे वो। तो फिर आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है। सर मेरा मेल यस। सब फर्टिलिटी था केस, जी एक्सटेंडेड टॉक्स। सर जी। वो जो आपने सर सर आपका मैंने लेक्चर सुना था जिसमें सर आपने 5 सिनेरियोस करवाए हुए थे। तो अच्छा जी। सर मेरा सर वो टेराटोजूस पर्मिया था, लेकिन मेल काउंट नंबर जो था वो 18 मिलियन। बाकी जो है उसमें हाँ जी। क्या कहते हैं मैम, सर उसमें मॉर्फोलॉजी भी कम दी हुई थी उन्होंने और मोटिलिटी भी कम दी हुई थी। लेकिन सर वो डायग्नोसिस करके फिर माशाल्लाह सर इतना अच्छा हो गया। हाँ, ऐसे वो चीजें रह जाती है सर, आपके लफ्ज जो है ना हमारे दिमागों में उस वक्त। थैंक यू, थैंक यू, आई एम ग्लैड यू। बस अच्छी बात है। यस सर, वो स्टेशन मेरा भी आपकी वजह से ही बहुत अच्छा गया था। सेम स्टेशन, मेल इनफर्टिलिटी।
हाँ देखो ना, इसी तरह ही हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, और इम्तिहान में भी यही है कि प्रॉब्लम दी जाती है कि काउंट ये है तो आप क्या करोगे, और टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं लिखा होता, टेक्स्ट बुक में जनरलाइज किया होता है। तो यही प्रैक्टिकल का फर्क है टेक्स्ट बुक से। और सर जैसे आप करवाते हैं ना सिनेरियो बना बना के हमें एक टॉपिक तैयार करवाते हैं, तो ये एक हिसाब से मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक ना बूटी टाइप हो जाता है कि आपको ये पता होता है कि इस टॉपिक में से क्या सवाल है तो आंसर क्या होंगे। वो फिर हम सर जाहिर बात है पढ़ा होता है तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन जो माइंड में वो टॉपिक जिस तरह हमने पढ़ा होता है ना वो फिर वैसे नहीं होता। जब आप सवाल बना बना के हमसे कराते हैं ना तो उसकी फिर समझ आती है कि अच्छा हमने किस तरह से कौन सा सिनेरियो, तो उसको इसी टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो हमने कैसे उसको बताना कैसे है। सर ये हाँ बहुत बड़ी बात है आपकी। और हमें सर ऐसे मुझे नहीं अंदाजा, पता नहीं हम क्या करेंगे जब हम थोड़े सीनियर हो जाएंगे, लेकिन सर नॉर्मली ऐसे कोई भी नहीं बताता। मतलब हम ये ओरिएंटेशन तो थी ही नहीं ना कि हमने एक सिनेरियो है, उस एक टॉपिक है उसको पढ़ा है तो हमने उसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, ये सारा प्रैक्टिस ही आ जाता है, मुझे पढ़ाते हुए इतने 150 साल से हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाड़काना से बात कर रही हूँ, डॉक्टर अफशीन। जी जी अफशीन। सर मैंने काफ़ी अरसे से आपके लेक्चर सुनती थी, और कई दफ़ा ये सुनने को मिलता था कि सर के लेक्चर्स जो है बहुत हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा आपके लेक्चर सुनना, और यकीन करें बहुत बहुत हेल्पफुल है। मैं तो सबको कहती हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन करें। पता नहीं क्यों इधर उधर भटकती रहती हैं लड़कियां, कुछ हमारे बोर्ड की कि या ये कोर्स कर लिया वो कर लिया, कितना भी कर ले, लेकिन आपसे जो हमने चीज़ें सीखी ना वो बहुत काम आई हमें पर्सनली। मैंने ग्लैड। कभी प्रेजेंट नहीं किया था आपको, लेकिन जो आपने सबको पढ़ाया मैंने वो एक पैसिवली मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, एक्टिवली कभी भी नहीं। लेकिन आज पर्सनली कह रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा काम आया आपके लेक्चर सुनने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप रिलैक्स हो गए, पास भी हो गए। तो दूसरों को यही मुझे कहना है कि भाई ज़रूर सुने और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें। जी बिल्कुल। वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर दक्षिणा बोल रही हूँ पिंडी से। जी सर मैंने आपसे बात डिस्कस करनी थी। सर जैसे एज मुस्लिम हमारे कोड ऑफ में तजाद है, और सर इसी तरह ये ट्रेनिंग और एग्जाम्स जो है ये भी हम इसमें भी ऐसे ही है जी कि ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो एग्जाम हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी। तो बात यह है कि जो ये, तो जैसे मैंने अभी भी पहले कहा कि जिस तरह से इम्तिहान होना है या इवेल्युएशन होनी है, वो ओरिएंटेशन आपकी सही कर दी जाए। आप किताबें सबने पढ़ी होती हैं, इल्म सबके पास है, लेकिन वहाँ प्रेजेंटेशन कैसी, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ सर प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग में कुछ बताते ही नहीं है, जब भी पूछो तो कहते हैं पढ़ के आना, और जो है वो चीजें जो हमसे एग्जाम में एक्सपेक्ट की जाती हैं वो इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं रही है। तो जैसे अभी भी बात हुई कि मेल इनफर्टिलिटी, भाई किताब में तो सिर्फ जनरलाइज लिखा हुआ है कि काउंट इतना हो, इससे कम हो, या एक ऐसे प्रॉब्लम बना के नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब मैंने 2 केस वो डिस्कस किए थे, उसमें एक बताया कि इतना काउंट है, बताओ अब क्या करोगे। तो फिर वो डिस्कस करने से आपके जरा सोच बेहतर हो जाती है, आप बेहतर, इल्म तो सबके पास है लेकिन सब पास नहीं। सर इसका हल कोई है? जी सर इसका कोई हल है? हल तो ट्रेनिंग यही में कोई, कि अब ये आप, ट्रेनिंग में ही वो सिखाया जाए जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एग्जाम्स में। यही है कि टीचर्स को अपनी टीचिंग मेथड्स जो है वो चेंज करने की जरूरत है, बस, और तो कोई नहीं। चले जी, मेरा ख्याल है काफी टाइम आगे। इमरान
जी सर, इस इमरान वक्त 36 हैं सर। बहुत है, बहुत है। तो बात ये है कि आप माशाल्लाह ये आज 9-10 जिन्होंने कहा कि हम पास हो गए हैं वो अभी बैठी होंगी होपफुली। तो मैं कहना ये चाहता था कि आप जब पास कर लेते हो उसमें हर एक की ख्वाहिश होती है प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने की, चाहे आप सीनियर रजिस्ट्रार बन जाओ, चाहे किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करो, जो भी है, एवरीबडी विशेस टू सेट अप प्राइवेट प्रैक्टिस। मैं कहा इसकी भी गाइडेंस कुछ होनी चाहिए जो हम नहीं देते, बिल्कुल ही नहीं देते, अपने जूनियर्स को बताते कि ये शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो आज मैंने तो कोई 20 टॉपिक्स 22 सिलेक्ट किए हैं, मैं भी सारे ना कर सकूं तो, लेकिन आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल दोज टॉपिक्स। आज मुकम्मल हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले लेक्चर में भी ऐसा ही करूंगा, क्योंकि इमीडिएटली इम्तिहान नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने पास किया है उनको जरूर बुलाएं ताकि इट माइट हेल्प दैम। पहली बात तो यह है, पास कर लिया तो आप सोचते हैं कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस करें, आपका हक है, आपका हक है, क्यों ना करें। और वो ये कोई नहीं बताता कहाँ करो, कैसे करो, ना करो, जो भी है। मेरी पहली बात तो ये है कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ये बड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिए, बहुत सोच समझ कर फैसला कीजिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कहा उत्थे कर ले और अस्पताल से चली जा, या वहाँ टीचिंग अस्पताल में कर लो, या वो बड़ा क्लिनिक बड़ा मशहूर है वहाँ चले, ना ना ना, ऐसे ना कर। या अपने घर में जो फ्रंट रूम में प्रैक्टिस शुरू कर लो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। लोकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पे आप शुरू करेंगी, क्योंकि बार बार शिफ्ट करना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वो फिर जहाँ पे आप करोगे आपकी ऐसा ऐसा रेपुटेशन बनती है। अगर 1-2 साल यहाँ किया फिर चली गई तो 2 साल की रेपुटेशन तो फिर यहाँ खत्म हो गई आपकी, दूसरी नई जगह जाएंगे तो नई बात होगी। तो इसलिए ये पहला आइटम मैंने ये रखा है कि लोकेशन बड़ा, उसको ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। क्या आपने बड़े प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करनी है, आपने छोटे अस्पताल में प्रैक्टिस करनी है, आपने किसी टीचिंग अस्पताल के प्रोफेसर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी, क्या करना है सोचिए। इसके मतलब मैं तो 1 घंटा इसी पे बोल सकता हूँ, लेकिन आज के डिस्कशन में चूंकि और भी टॉपिक्स हैं तो मैं ये कहूँगा ये लाइटली फैसला न करें। किसी एक आपके सुपरवाइजर के कहने पे चल मेरे नाल आ जा, आप अब उसकी असिस्टेंट थी, सुपरवाइजर थी, वो आपकी वो रिलेशनशिप फर्क था, वो टीचर टॉट का रिलेशनशिप था, उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप था। अब ये बराबरी का रिलेशनशिप है, बहुत फर्क है दोनों बातों में। अब ये बिजनेस रिलेशनशिप है, इसलिए किसी के कहने पे चल मेरे नाल आ जा या मेरी असिस्टेंट बन जा, ऐसा न करें, बिल्कुल न करें। सोचें, ऑफर को केयरफुली सोचें, उसमें आपके लिए क्या है, आपकी प्लेट में क्या आएगा उस रिलेशनशिप में। आफ्टर ऑल दिस इज एज आई सेड अर्लियर, दिस इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। तो बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ा क्लैरिटी से होनी चाहिए। पाकिस्तान में होता क्या है, बाप का बिजनेस था, 2 भाइयों ने इनहेरिट किया, आपस में कोई डिसाइड नहीं किया कौन क्या करेगा, कोई लिखत पढ़त नहीं की, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। जब थोड़ा बात आगे चलती है वही 2 भाई लड़ लड़ के लहूलुहान हो जाते हैं,
ऐसा न करें। पहले कदम उठाने से पहले आपका रिलेशनशिप क्या होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो लोकेशन में ही है, जहां पे भी आप अपने आप को लोकेट करें, प्रैक्टिस शुरू करें, वहां के साथ टर्म्स कंडीशन क्लैरिटी होनी चाहिए। उसी टर्म कंडीशन में है, जनरली ये होता है कि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में एक कमरा किराए पे ले लें और प्रैक्टिस शुरू कर दें। वहां मरीज खुद ही आते हैं, आपके पास भी आ जाएंगे, आपकी चल पड़ेगी, रेपुटेशन बन जाएगी। अब वो कमरा जो है हॉस्पिटल वाले 2 तरीकों से देते हैं। एक कि आप किराया दें पर मंथ, मरीज जो आए वो आपका है, जो फीस है वो आपकी है, सब कुछ आपका है। आप उस मरीज को उस अस्पताल में दाखिल करके ऑपरेट करें, कुछ करें, वो फीस आपकी जो है वो आपकी है, अस्पताल के जो एक्सपेंसेस होंगे वो ले लें। दूसरा है कि अस्पताल वाले कहते हैं जी आप किराया ना दें, जो प्रैक्टिस होगी उसको शेयर कर लें हमारे साथ, 50-50, 40-60, 30-70, कुछ इस तरह की रेशो बनाते हैं। शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगता है ये, अगर किराया फिक्स्ड है, आपने मरीज 2 नहीं देखे 1 महीने में, किराया आ गया जी ₹1,00,000 दो, 50,000 दो। यहाँ पे मरीज होगा तो पैसे जाएंगे, नहीं होगा तो आपको क्या। लेकिन 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 पहला अरेंजमेंट जो है वहां पे आप आजाद हैं, आप किराएदार हैं, जब चाहे किराया कमरा छोड़े चले जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं, आप जो भी कमाएंगे उसका सर्टेन परसेंटेज जाएगा। शुरू में तो होता है कि आपने महीने में 2-3 मरीज देखे तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन आपको कोई सेक नहीं लगा कि इतना किराया दूं, बिजली का खर्चा दूं, ये दूं। 3 मरीजों के 200-300-400 रुपया बने, वो अस्पताल वालों ने रख लिए, बाकी आपको क्या। लेकिन 2-4 साल बाद, बहुत दूर नहीं, 2-4 साल बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वो 20%, 30% जो ओरिजिनली पूरे महीने का किराया था उससे कहीं ज्यादा बन जाता है। फिर आपको ये बुरा लगने लगता है कि मेरे साथी तो इसको दे रहे हैं 50,000 रुपया महीना कमरे का, मैं देती हूँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बात यहां तक पहुंच जाती है। तो आपको बुरा लगता है कि ये मैंने गलत किया। अब यू कांट गो बैक, यू कांट गो बैक। अस्पताल वाले कहते हैं जी ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसा नहीं करते तो चले जाओ। फिर नई जगह जाके दोबारा प्रैक्टिस शुरू करनी, वो रेपुटेशन की बात है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए पहली बात, जहां पे आप लोकेट करें अपने आप को, सोच समझ के प्राइवेट अस्पताल के ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करें। मेरी आपको सजेशन है, जहां तक हो सके पूरा किराया देना ज्यादा अच्छा है आपके लिए बनिस्बत शेयर करना। लेकिन हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो कि आप कहें कि मैं तो नहीं दे सकती किराया, फिर और बात है। लेकिन सोच समझ कर ये कीजिए। ये लिख लीजिए, 2 ऑप्शन हैं। मेरी सजेशन है कि किराया पूरा दे के कमरा लो, लेकिन आगे आपका अपना स्टेटस सिचुएशन,
ले लिया जी, कमरा ले लिया या क्लिनिक बना लिया आपने, अपने घर में बना लिया, साथ एक किसी की बिल्डिंग में 2 कमरे लेके बना लिया, क्लिनिक बन गया आपका। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस क्लिनिक को आपने जहां तक हो सके अच्छी तरह सजाना है, क्लिनिक प्रॉपर बनाना है, एग्जामिनेशन रूम भी हो, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी हो, आपके असिस्टेंट के लिए अंडरलाइन कर लीजिए अगर आप लिखते हैं, असिस्टेंट्स के लिए कम से कम एक नर्स या लेडी कह लीजिए उसको, हर वक्त मौजूद हो। मुझसे सीनियर लोग जब प्रैक्टिस करते थे कुछ नहीं रखते थे अपने साथ, नहीं, जमाना बदल गया है। यू कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट एनी फीमेल अटेंडेंट बीइंग देयर। आप फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होना फिर भी जरूरी है। आज का जमाना लिटिगेशन का हो गया है, ऐसे ही कोई एलिज कर दे, एक्यूज कर दे आपको, आपकी वहां जो साथ मेड है, नर्स है, जो भी है, वो आपकी गवाह मौजूद होगी कि ये कुछ नहीं हुआ, लाजम है। नंबर 2, कीप योर क्लिनिक डिसेंटली क्लीन। उस नर्स की रोज की यूनिफॉर्म बदलो, स्मार्ट बनाओ, उसको बोलने का अंदाज सिखाओ। वो नहीं सीखी हुई कि मरीज को कैसे बुलाना है, आप सिखाएंगी, आप बताएंगी, बार बार सिखाएंगी तो वो सीख भी जाएगी, एक दफा नहीं सीखता कोई। तो इसी तरह क्लिनिक शुड बी वेरी डिसेंट। उसके साथ अगर वेटिंग रूम है वो भी उसको इस तरह से करो जैसे आप मेहमानों के लिए कमरा सजाते हो, ताकि पेशेंट आए तो उसको फ्रेश क्लिनिक मौजूद हो, अच्छा डिसेंट क्लिनिक मौजूद हो। ये सारी बातें इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी प्रैक्टिस को। सो सेट अप योर क्लिनिक प्रॉपर्ली। दूसरी बात, इमीडिएटली शुरू करने पे ऑब्वियसली आपके पास पैसे नहीं है टू बाई अल्ट्रासाउंड मशीन, लेकिन बेसिक्स जो है, वेइंग स्केल, हाइट का स्केल, स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर्स, ये तो जरूर लीजिए। फिर जब आपके पास प्रैक्टिस जरा बेहतर हो जाए फिर अल्ट्रासाउंड मशीन भी लीजिए, क्योंकि बेसिक अल्ट्रासाउंड आप खुद कर लेंगी तो मरीज का खर्चा बच जाएगा, आपके मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। बिलीव इट, मैंने 1979-80 में अपने क्लिनिक के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी। उस वक्त वो 32,000 की थी, मेरे पास 32,000 नहीं थे, मैंने किस्तों पे खरीदी। लेकिन मैं पहला गायनेकोलॉजिस्ट था जिसके क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड मशीन थी। It helped my practice. It helped my practice. So आपने इसको सम अप करूं, क्लिनिक को डिसेंटली डेकोरेट करना है, फर्निश करना है, और बेसिक इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट आपके स्पेकुलम, maybe you can't afford disposable specula,
लेकिन उनको स्टेरलाइज करने का तो अरेंजमेंट होना चाहिए आपके पास, अगर आप रीयूज कर रहे हैं। आजकल के जमाने में ग्लव्स पहन के आपने एग्जामिन करना है पेशेंट को, उसके बाद हाथ धोने। तीसरी बात, व्हाइट कोट का जमाना चला गया, लेकिन आपने अपने क्लिनिक में व्हाइट कोट पहनना है। अभी हम बिल्कुल ही आउट नहीं हुए उस कल्चर से। सो आपके क्लिनिक में ये सारा कुछ। नेक्स्ट, जो क्लिनिक में जितना स्टाफ आप होगा ग्रेजुअली बढ़ जाएगा। एक नर्स अंदर होगी, एक बाहर रिसीव करेगी, एक कंडक्ट करके अंदर लाएगी, तो ये सारा कुछ होगा। आपने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, रोज क्लास लेनी है कि आपने किस जुबान में उनको रिसीव करना है, पेशेंट्स को कैसे उनको कंडक्ट करना है, कैसे उसको लाके लिटाना है, कैसे उसको अनड्रेस करना है, कैसे उनको हेल्प करना है ड्रेसिंग अप अगेन। ये सारी रिहर्सल ड्रिल होगी, ड्रिल ड्रिल ड्रिल। हम नहीं करते। वो लोली ट्रेंड है, उनको पता भी नहीं है। पेशेंट कई बड़े अनहैप्पी हो जाते हैं। नेक्स्ट, जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में आप FCPS पास करते ही प्रैक्टिस शुरू करते हो तो ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस ज्यादा होती है प्रेगनेंसी की। सो प्रेग्नेंट पेशेंट ज्यादा होती हैं, डिलीवरी ज्यादा होती है, बहुत कम गायनी प्रैक्टिस होती है। अब आप खुद ही सोचिए, ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस जितनी देर आपने करनी है उतनी देर वो इमरजेंसीज आती रहेंगी। रात को डिलीवरी आ गई, सुबह सुबह आ गई, इमरजेंसी सेक्शन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आपने ग्रेजुअली अपनी गायनी प्रैक्टिस बढ़ानी है ताकि आपको एज यू ग्रो ओल्डर उतनी इमरजेंसी आपकी कम हो जाए, आपका वक्त अपनी फैमिली के साथ ज्यादा गुजरे, अपने बच्चों के साथ ज्यादा गुजरे। लेडी डॉक्टर्स के अपने घर में लड़ाई ये होती है कि वो बच्चों को टाइम नहीं देती, बच्चे एजुकेशन में स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सास इस पे बड़ा वो आपसे नाराज हो जाती है। उसको पैसे आने अच्छे लगते हैं लेकिन ये भी नहीं अच्छा लगता। सो शुरू में आपकी प्रैक्टिस ऑब्स्टेट्रिक्स होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन ग्रेजुअली आपने फोकस करना है इनटू गायनी, और प्रेफरेबली गायनी में भी अब सब स्पेशलिटीज हो गई हैं। जैसे इन्फर्टिलिटी है, उसमें तो कोई इमरजेंसी होती ही नहीं है। माय प्रैक्टिस नाउ इज टोटली इन्फर्टिलिटी प्रैक्टिस। मैं ब्रैग नहीं कर रहा, आपको इनकरेज करने के लिए। अगर मैं 2 क्लिनिक करूं तो 50 मरीज सुबह देखता हूं, 50 शाम को देखता हूं। मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझे शाम के क्लिनिक से रोकते रहते हैं कि छोड़ो, आप खत्म करो। लेकिन आई लव इट, द वे आई लव दिस लेक्चर, सिमिलरली आई लव माय प्रैक्टिस, नॉट फॉर मनी, लेकिन आई कैन अफोर्ड टू प्रैक्टिस इनफर्टिलिटी क्योंकि कोई उसमें इमरजेंसी नहीं।
कोई मरीज मुझे रात को नहीं जगाता, कोई ब्लीडिंग के साथ, कन्वर्शंस के साथ, या कुछ जो कुछ भी होता है नहीं आता। तो इसलिए तीसरी बात जो मैंने कही कि स्टार्ट विद ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, बट एनकरेज योर गायनी प्रैक्टिस, उसको ज्यादा वक्त दो। और एक दिन जो आप सब स्पेशलिटी सिलेक्ट करें वो ईयर मार्क कर दो, एलोकेट कर दो टू दैट स्पेशलिटी। ऐसा ऐसा फिर बढ़ जाएगी, ऐसा ऐसा वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट फीमेल डॉक्टर्स प्रैक्टिस रह गई है। हमारे लेडीज का ड्रेस उनकी हर एक की अपनी चॉइस पे है। मर्दों का तो ड्रेस पतलून, कमीज या टाई या ना टाई, कोट बस फिक्स सा है, आपका नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल फाइनेंशियली, रोज डिजाइनर ड्रेस पहनती हैं आप, इवन एट वर्क। इफ यू आर फाइनेंशियली कंफर्टेबल, आपका मेकअप कुछ और तरह से होता है, आपका हेयर स्टाइल कुछ और तरह से होता है। नहीं, चाहे आप फाइनेंशियली कितनी कंफर्टेबल हैं, आप अपने क्लिनिक में, अपने अस्पताल में प्रोफेशनल ड्रेस पहनेगी। कोई मेकअप ऐसा नहीं, कोई चूड़ियां नहीं, कोई लंबे नाखून नहीं, नेल पॉलिश नहीं, नहीं नहीं नहीं। मरीज एक सीरियस डॉक्टर को दिखानी आती है, एक नई ब्याह बच्ची के डॉक्टर को नहीं दिखाना आती, जिसको कि जी मेरी तो शादी हुई है, मैंने तो मेहंदी लगानी ही लगानी, मैंने नाखून लंबे रखने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो जेवर अनशंट पहनना है, ना। In your clinic, while you're looking after patients, no, you will look like a true professional. पार्टी पे जाइए, ये सब कुछ कीजिए, नो डाउट आपके पास अल्लाह ताला ने सोर्स दिया है, क्यों नहीं, जरूर पहनिए, घर पे पहनिए। In your clinic, you will be a professional woman. और उसी तरह जब क्लिनिक में मरीज आए, उसके साथ उसकी जुबान में बात कीजिए। बाबा गांव से आई है तो उसकी जुबान में बात कीजिए, शहर से पढ़ी लिखी आई है तो उसकी जुबान में बात कीजिए, जो कम पढ़ी लिखी है उसकी जो जुबान है वो जुबान जुबान जुबान। डोंट बी मेम साहब। मैं कहा करता था कि आपके कमरे में मरीज जो एंटर होता है वो तो पेशेंट होता है, पेशेंट है तो आया ना, वट एवर द कंप्लेंट्स। जब वो एंटर हो तो पेशेंट, जब आपसे मिल के जाए तो वो आपको अपना दोस्त समझे, दोस्त, फ्रेंड, उसको उस तरह का डायलॉग कीजिए कि वो आपको अपना दोस्त समझे। सो पेशेंट शुड एंटर योर रूम as a patient but leave your room as a friend.
इसी को रख के मैं अपने आप को चैलेंज किया करता था कि जो मरीज मेरे क्लिनिक के दरवाजे से अंदर आ गई फिर मुझे छोड़ के कैसे जाएगी, जो आ गई वो मेरी होगी। With this challenge to yourself, it is a challenge to yourself. और उसके साथ साथ मरीज को जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो भी ऐसे दीजिए कि उसको समझ आ जाए। हम नुस्खा लिख देते हैं, कोई दवाई TDS, कोई 6 आवरली, कोई डेली, पेशेंट गेट्स कंफ्यूज्ड। So instructions should be in patient's language. Next, खुदारा पंक्चुअलिटी तो पाकिस्तान में मुक गई है, खत्म हो गई है। लेकिन आपने अपने क्लिनिक में जो टाइम दिया है उस पे जाना है, जो टाइम दिया है उस पे आना। बिलीव इन मी, जब मैंने प्रैक्टिस मुल्तान में शुरू की थी, पहले 6 महीने एक पेशेंट ना देखा, नॉट इवन वन। लेकिन मेरा अगर 5 बजे क्लिनिक शुरू होता था, 7 बजे खत्म होता था, मैं 5 बजने में 5 मिनट पहले पहुंचता था, 7:05 पे उठता था। मरीज एक नहीं, सब लोग मुझ पे हंसते थे। ऐसा नहीं, मरीज आए तो आप उस वक्त पे जो दिया गया है वहां मौजूद हो। ये नहीं कि मरीज है कोई नहीं, अच्छा जो आएगा तो मैंने टेलीफोन कर दी, नहीं। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस। So don't keep your patients waiting. वेटिंग रूम में बैठ के दे आर बिकम अनहैप्पी, उसको मिनिमाइज करो, प्रॉम्प्टली देखा जाए। नेक्स्ट, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता कि आपकी फीस क्या होगी, लेकिन जो एवरेज है वहां पे उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे थोड़ी कम ही हो तो अच्छा है। हमारे अमीर के उस्ताद में मेरे ही शागिर्द हैं जो बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत है, मेरी उन सब से फीस कम है। वो मुझसे नाला भी हैं कि सर तुझे एक ही कर दो। मैं कहा मैं तो अपनी मर्जी से फीस रखी है, मैं गरीबों का भी इलाज करना चाहता हूँ, मैं कल अमीरों का तो नहीं है। तो मैं नहीं कहता आप अपनी फीस कितनी रखें, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। दूसरी बात, शाम को जितने पैसे आपने बनाए हैं, दिए हैं, उसका 10% आपने एक तरफ कर देना। 1000 कमाया तो 100 एक तरफ कर देना, 10,000 कमाया तो 1,000 एक तरफ कर देना, और वो करके एक ऐसे खाने में डालना है जहां से निकले ना। और वो 10% आपने रिसाइकल करके साल बाद अपने क्लिनिक में खर्च करना, उसकी बेहतरी के लिए। जैसे मैंने अभी भी अल्ट्रासाउंड का कहा, अभी नहीं खरीद सकती तो साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे, आप ले सकेंगे। वेटिंग रूम को बेहतर कर लेंगे, डिकोर कर बेहतर कर लेंगे, फर्नीचर बेहतर कर लेंगे। बड़ा जरूरी है आपका क्लिनिक बोसीदा या फटे पुराने बेंच या कुर्सियां ऐसा ना नजर आए। इन्वेस्ट इनटू योर प्रैक्टिस,
एंड दिस इज वन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप अपने क्लिनिक में 10% वो आपके पैसे नहीं है, वो साल बाद काफी बन जाएंगे। इन्वेस्ट देम इनटू योर क्लिनिक। चाहे कितनी जरूरत हो वो आप घर नहीं ले जाएंगे, वो क्लिनिक में ही खर्च होंगे। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट और आ गई। किताब में इन्वेस्टिगेशन के हेडिंग में कुछ भी हो, इतने लंबे चौड़े टेस्ट लिखे हुए हैं। प्लीज डोंट डू दैट। या तो आप खर्च करके करवा रहे होते ना, ये पेशेंट का खर्चा है बाबा। किताब च लिखे ने 10 टेस्ट ना, उनमें से एक या दो रेलेवेंट है। मैं तो ओवुलेशन का टेस्ट ये सिर्फ AMH करवाता हूँ। पहले FSH करवाता था क्योंकि वो सस्ता था, लेकिन फिर हुआ कि AMH इज मोर रेलेवेंट। बाकी सारे FSH, LH, TSH ये वो मैं नहीं करवाता अनलेस आई सस्पेक्ट। सो आप टारगेट कीजिए, आपने मिनिमल टेस्ट करवानी। बिलीव इन मी, मेरे पास वो मैंने उसकी कॉपी करके अपने मेज पे रखी। एक MRCOG FCPS गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग काम, उसमें 14 टेस्ट लिखे हुए थे, 14 ही दवाइयां लिखी हुई थी। इनफर्टिलिटी का मरीज नहीं, ऐसा ना करो। फोकस ऑन टू द मेडिसिन। और क्लोमिफेन सिट्रेट है तो बस कल क्लोमिफेन सिट्रेट हो, लेट्राजोल है तो कल लेट्राजोल हो, उसके साथ साथ आयरन, कैल्शियम, विटामिन और पता नहीं क्या क्या। ये ना करें, ना करें। बेचारे आजकल के फाइनेंसेस में मरीज का खर्चा बड़ा, बेचारे उधार तो मांग के लाते हैं। सो मिनिमाइज टेस्ट एंड मेडिकेशन। एक दवाई लिखो, एक टेस्ट करो। उससे आगे क्लिनिक अपग्रेडिंग तो मैंने बता दी। हाँ, आज आप सब FCPS पास हो गई, मुबारक मुबारक मुबारक। Keep your knowledge and skills up to date. FCPS पास कर लिया, लेकिन बहुत सारी स्किल्स आपने नहीं सीखी ड्यूरिंग a 4-year ट्रेनिंग। Go back to your supervisor or to your friendly professor. Learn those skills. इस स्टेज पे बेसिक स्किल्स सीखना कोई बुरी बात नहीं। 5-10 साल सीनियरिटी के बाद फिर जरा एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि मैंने ये भी नहीं आता। So improve your knowledge and skills. उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए ही जरूरी है। Improve your social relationships. सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी बीवियां आएंगी आपके पास, उनके साथ जरा तल्लक वास्ता सोशल भी बनाओ।
It helps in your reputation, helps you socially, and also in management of your clinic. फिर नेक्स्ट, प्रैक्टिस में इतना न डूब जाओ कि अपना नॉलेज और स्किल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सीखने ही भूल जाओ। मैंने 1967 में MRCOG FRCS किया था। 60s का नॉलेज अब 2025 में कहाँ होगा बाबा वो। You have to keep yourself up to date. जिस दिन मेरा लेक्चर होता है उसकी प्रीवियस रात मैं उठ के पढ़ता हूं तो मेरी बीवी कहती है क्या मसला है तुम्हें। मैं कहता हूँ कई लड़कियां मुझे ये ना कहें ये तो बड़ी पुरानी सी बात हो गई। So keep your knowledge up to date by reading, attending courses and conferences. By attending conferences and आज का लेक्चर तो मैं यहीं पे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अब थोड़ी सी हमारी डिस्कशन भी हो। कुछ आप पूछें या मुझे बताएं या डिस्कशन के लिए सवाल उठाएं, क्योंकि मैं अगला लेक्चर सेव किया है वो आपकी अपनी जात, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उनके लिए क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप नाम क्या जी? सर मेरा नाम डॉक्टर हमना है, डेरा गाजी खान से। जी हमना। सर पार्ट 2 तो पास हो गया हुआ है, तो जी प्रैक्टिस के बारे में ये आजकल यही सोच रहे थे। तो मैंने ये क्वेश्चन था कि सर पेरेंट्स इन लॉ के साथ अगर वो आपकी सेम स्पेशलिटी के हैं तो साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन पहला जवाब हाँ, दूसरा जवाब वो अभी जाके आप बात करेंगी तो आपके इन लॉज या पेरेंट्स कहेंगे तू कितों क्या है गलत गलत गल्ला कर रही। मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, आप सारा सिखा दिया, ये गलत बातें हैं। ये कहेंगे लेकिन फिर भी मुझसे ले लीजिए और आज से 20-30 साल बाद फिर कहेंगे हाँ राशिद ठीक करना सी। मैंने अपने लेक्चर में कहा 2 भाई इनहेरिट करते हैं बाप की बिजनेस, पहले दिन वो बड़े भाई भाई होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा पता चलता है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो कहता है तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे पैसे हैं, ये तेरे पैसे हैं। लड़ाई 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 ना। उनसे पहले ये कहोगी तो वो कहेंगे तनकीने क्या। नंबर 2 कहेंगे कि जी क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप होगी फाइनेंशियल, तो कभी ये झगड़ा नहीं होगा। नहीं काकी तभी जिन्हें जरूरत है ले लिया कर, सारे पैसे तेरे ने तू ले लिया कर, कोई गल ही कोई नहीं। यही गल्ला की कर दी है, रिश्ते खराब कर दी। माँ बाप तो भरोसा नहीं, या दूसरी तरफ है अपने ससुराल पे भरोसा नहीं। तो तन की नहीं सिखाया है ये गल्ला, यही जन गल्ला ना करे कर साढ़े घर, ये नहीं चंगा होगा। इस तरह या ये रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा। पर फिर कहे आप कोई बात नहीं, अच्छी आपको नहीं लगी फिर भी सोच लीजिए, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप होगी फाइनेंशियल तो अच्छा चलेगा, हमेशा चलेगा।
कोई झगड़ा नहीं होगा, तेरी मेरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। प्लीज रख लीजिए कि ये कंपनी है, कि ये एक कंपनी है, ये कंपनी में किसका क्या शेयर इनपुट होगा, क्या शेयर आउटपुट होगा। मैं कितना काम करूंगी, आप कितना करोगे। सर अब वो आप लोग कहते हैं ना कि जिनसे भी मशवरा मांगा है वो कहते हैं आप अपना अलग करें, इस तरह आपका नाम नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं उनका नाम पुराना चल रहा है तो आपका नाम नहीं बनेगा इस तरह। तो आप ये बात कर, मैंने ये बिल्कुल नहीं कही, बल्कि उल्ट कहा है, स्टिक टू इट। तो ये अल्लाह ताला की देन है, आपको बनी बनाई प्रैक्टिस मिल रही है, यू आर गोइंग टू इनहेरिट इट। क्यों नहीं, ऐसा ना करो ना, बिल्कुल ना करो। जी बल्कि सर। वो, लेकिन करो उनके साथ क्लैरिटी के साथ, जी फाइनेंशियल क्लैरिटी, वर्किंग क्लैरिटी और शेयरिंग, मतलब वो क्लिनिक ओनरशिप है, जी है जो ठीक बनाया है, उनकी ओनरशिप है, लेकिन उसमें कोई एक्सटेंशन हो रही है, उसमें तुम्हारा शेयर है। जी जी ये थैंक यू। इस तरह की बातें करने से कोई नुकसान, थोड़ी सी वो उनको होती है फीलिंग, है कितों आ गई, ये अखा च सूर फिर गया है। और ये ऐसी बातें वो करेंगे, नाराजगी होगी, लेकिन इस वक्त की नाराजगी पक्की नहीं है, परमानेंट नहीं है। अगले दिन कहेंगे चल काकी तू ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ की कई ये गल्लां करनी है, तू मेरी बेटी है, हम बेटी करके तुम्हें लाए थे घर में, अब भी बेटी हो, तुम हमें अम्मा अब्बा कहती हो, तो इसमें कहाँ निकाह नहीं थी, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक थी। यूसुफ मेरा बेटा जब मेरे साथ एफसीपीएस के बाद ज्वाइन किया, प्रैक्टिस में एक कमरा मैंने इसको दे दिया, एक मेरे पास था, और मैंने डिक्लेयर किया कि जितनी प्रैक्टिस होगी वो हम 50-50 करेंगे। एवरीबॉडी लाफ्ड एट मी। क्यों? जो यूसुफ की होगी यूसुफ दे लेगा, जो तुम्हारी होगी तुम लोगे। मैं कहा नहीं, मैं तो 50-50 करूंगा। आज मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है, उसकी कम है, 50-50। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस कम, यूसुफ की ज्यादा, 50-50। उसको फिर बुरा नहीं लगेगा उस वक्त करना। बिलीव इन मी, मैं छुट्टी पे जाऊं, बीमारी हो, कुछ हो, ना जाऊं, 50-50। यूसुफ बाहर कहीं जाए, ये वो जो प्रैक्टिस है, 50-50। इट वर्क्स, इट हैज वर्कड फॉर मी। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा आप जरूर उनसे भी 50-50 कीजिए, जो भी है 30-40 60-70 जो भी कीजिए, ये कीजिए, और यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये रेशो के बाद एक दूसरे से लेन देन बहन भाई का है, माँ बाप का है, वो जितना मर्जी दे दें आपको, आप उनको जितना मर्जी दे दो, लेकिन तल्लक बिजनेस का हमेशा रहेगा। अगर आपने कोई रेशो आप डिसाइड की है, कल को वो कहेंगे प्रैक्टिस से साडी सी तू आके ले ली है, बाबा आपको दे भी तो रही हूं, और शुरू में उनकी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हें देंगे। तो जो भी है, क्लैरिटी का रिलेशनशिप होना चाहिए फाइनेंशियल। मेरी माँ कहती ਹੁੰਦੀ ਸੀ, हिसाब मावां ਧੀਆਂ ਦਾ, हिसाब करो, हिसाब से चलो। जी सर ठीक है, थैंक यू सो मच। सर हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर जिस तरह कोई क्लिनिक नहीं बल्कि कोई जनरल हॉस्पिटल बनाए, अपना ही सेटअप हो, तो सर उसके अंदर जैसे हम खुद ही एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं, या आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी और को भी हम बिठाना चाहें, जैसे स्टार्ट में कोई डिफिकल्ट केसेस आए
या क्या अगर हम नहीं कर पा रहे या हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है अभी कि हम उसको हैंडल अकेले कर लें, तो सर अगर हम किसी और को बिठाते हैं तो क्या हमारी फिर प्रैक्टिस चलेगी ऐसी सूरत में ये कि बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने। जरूर चलेगी, मोर द मेरियर। तुम्हारे अस्पताल की रेपुटेशन बनेगी कि गायनेकोलॉजिस्ट अस्पताल है। मैं जब अमीर लतीफ अस्पताल बनाया, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन मैं, फर्रख, साकिब, अरशद तैयब भी था। अब हम चारों वहाँ जैनब अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ हमारे मरीज दाखिल थे। तो मैंने एक सुबह अनाउंस किया 7 जुलाई 97 शायद कि मैं तो अपने मरीज आज शिफ्ट कर रहा हूँ मीर लतीफ अस्पताल में, आज खुल रहा है, तुम लोगों को खुली छुट्टी है, इधर ही रखो या हम मेरे साथ ही चलो। सारे मेरे साथ आ गए। कैन यू गेस के हमारे अस्पताल में कितने गायनेकोलॉजिस्ट मरीज दाखिल करते हैं? यू कांट। नियरली 60। जो लाहौर का प्रोफेसर है वो सारे को क्या। और इस वक्त द लीडिंग प्रैक्टिशनर हमारे अस्पताल में मैं नहीं हूँ, यूसुफ नहीं है, फर्रख है, फिर रुबीना है। भाई उसका फायदा अस्पताल को है, तो अस्पताल को फायदा मीन्स तुम्हें फायदा है। हाँ सही। तुम्हें फायदा है। तो अगर आप और दूसरों को लोगे फिर तुम्हारा अस्पताल विल रन फॉर एवर। इसलिए तुम्हारा अस्पताल है, किसी और को नहीं लेती, तुम्हारी गायनी प्रैक्टिस लिमिटेड ही रहेगी, अस्पताल तुम्हारे साथ ही रहेगी। अस्पताल तो है परमानेंट, इनकी उम्र तो होगी 50 साल 100 साल, हमारी प्रैक्टिस की नहीं है इतने साल। इसलिए और गायनेकोलॉजिस्ट होंगे या और स्पेशलिस्ट होंगे, अस्पताल चलता रहेगा। और अस्पताल चलेगा तो प्रॉफिट जो बिल्डिंग का है, अस्पताल का, वो तुम्हें आता रहे। जी सर। इसलिए थैंक यू सर। है बिग हार्ट, फ्री, जो आए मोस्ट वेलकम। बल्कि अपने स्टाफ से कहो उनको ज्यादा ख्याल रखें, उनको ज्यादा इज्जत दें। सर एक सजेशन देनी थी मुझे। जी सर जितने ये प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं ना, जैसे मैंने कराची में देखा, मैंने वॉलंटरीली जेपीएमसी में अभी रिसेंटली काम किया था, तो मैंने ये देखा कि जितने क्लिनिक्स है ना सर, मतलब जो नॉर्मल केसेस है ना, आप वो डील करो जो आप कर सकते हो। प्राइमरी एज अ प्राइमरी क्लिनिक, प्राइमरी केयर ही कहलाएगा ना ये। मतलब जो केसेस बिगड़ जाते हैं या बिगाड़ दिए जाते हैं, आप उनको डील ना करो। जैसे कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का जो केस है, आप उसको एज अ प्राइमरी क्लिनिक पे डील ना करें। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है या सजेशन समझ लें, ये आप अच्छी तौर पे जरा बता दें लोगों को। मेरा आपसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। बात यह है, प्लेसेंटा, इनक्रीटा, परक्रीटा वगैरह वगैरह बड़ा कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन। हमारे अस्पताल में एटलीस्ट 2 or 3 प्लेसेंटा, एक्रीटा, इनक्रीटा के पेशेंट रेफर होते हैं पर वीक। और आपको पता है इसका प्लेसेंटा इस तरह का हो तो 8-10 बोतलें खून की लग जाती है, हिस्टेक्टमी हो जाती है, सर्जन भी आ जाता है, ये भी उनका बिल यहाँ ऐसे चला जाता पर माँ की जान बच जाती है। और जिसने माँ की जान बचाई उसने जन्नत में घर बनाया, अल्लाह मियाँ का वादा है। इट्स नॉट मनी, इट्स प्रोवाइडिंग care to those patients where they are refused everywhere for those reasons which you have said. ना, मैं पहले दिन से कहा हुआ है मेरे अस्पताल में कि कोई रिक्शा में आए, कोई किस में आए, हम रिफ्यूज नहीं करेंगे किसी को।
अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली। अल्लाह ताला देता है बाबा आपको बड़ी बरकत। जैसे मैंने अभी भी कहा, get your colleagues in, get the complicated patients in। तो मैं अल्लाह ताला भी देगा। ये तीन मेरी माँ कहा करती है, नेक काम करो, 10 दुनिया 70 आखिर। 10% आपको दुनिया में मिलता है, 70% वो अल्लाह देगा। 10% ही बड़ा है, 10% ही बड़ा है। नहीं, फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच ये रहेगी कि नहीं मैडम, ये कॉम्प्लिकेटेड केस मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरे पास तो एक्सपर्टीज भी है। अब यूसुफ ने 20 के आप सैकड़ों एक्रेटा किए हुए हैं। He's got certain experience which others don't have. Others don't have. वो ठीक है, उनका बिल बड़ा बनता है तो फिर डिस्काउंट देना पड़ता है, यहाँ रियायत करो, यहाँ करो, वो करो। ये सब इसको कारे खैर समझो, इसको कारे खैर समझो। नहीं तो मुख्तसर जवाब, अगर आपका प्राइवेट क्लिनिक है, आप कहो जी मुझे तो प्राइवेट में कॉम्प्लिकेटेड केस ही अच्छे लगते हैं, चैलेंजिंग है। अल्लाह की तरफ से चैलेंज, दुनिया की तरफ से चैलेंज, पेशेंट की तरफ से चैलेंज। मैं तो कॉम्प्लिकेटेड लूंगी, करूंगी। वो आपका क्लिनिक नहीं मानता, साथ वाला मानेगा, चूंकि उसको तो पेशेंट आता है, उसका तो पेशेंट एक्स्ट्रा आता है, वो मान जाएगी। तो मेरा व्यू फर्क है। आप उनसे जो उन्होंने कहा ना लो कॉम्प्लिकेटेड, इससे रेपुटेशन खराब होती है। रेपुटेशन मेरा ख्याल है बनती ही उससे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि अभी अगर कोई सब फर्टिलिटी में कोई कोर्स करना चाहता है या फिर थोड़ा अपनी सब फर्टिलिटी की स्किल्स एनहांस करना चाहता है, तो सर उसके लिए हम क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास कि पाकिस्तान में रहते हुए, मतलब अगर कोई फेलोशिप नहीं कर सकता क्योंकि सर बच्चे अब हैं तो उनके साथ आप अब दोबारा से ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल बात है। सुन ले, तो कोई मुश्किल सुन ले, कोई मुश्किल नहीं। हमारा हॉस्पिटल काफी माशाल्लाह, मैंने कहा ना, इतने गायनिकोलॉजिस्ट आते हैं, हर तरह का मरीज आता है, हर तरह का। तो एनीबडी हु विशेस, हम ऑन्कोलॉजी बहुत करते हैं, हम इनफर्टिलिटी बहुत करते हैं, सब कुछ ही करते हैं। इफ यू फील यू नीड improvement in your skills, nobody else is giving you that, come to हमीद लतीफ। मेरा वादा है, तुम अगर हमीद लतीफ वाले कहे नहीं जगह नहीं, ये नहीं, और मैं हमीद लतीफ में होता हूँ, कम टू मी एंड टेल मी कि आपने तो कहा था आओ, यहाँ तो आने नहीं देते। आई विल अकोमोडेट यू। जी सर, हमीद लतीफ़ वाला जो था ना वो मैंने कोर्स जो है उसके लिए तो इनरोल किया है, वो जो 6 मंथ्स का था ना उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। तो वो तो कर लिया आपने 6 मंथ्स जी का? सर, वो मैंने इनरोल जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली थी मैंने, और उसमें सर वो फ़रवरी वाले जो सेशन है उसके लिए मैं इनरोल कर रही हूँ। आप जरूर लीजिए, कीजिए। लकीली मैंने कहा ना, मैंने नाम बोले, फर्रुख, रुबीना, यूसुफ, सुहेल, वे गॉट उधर इनफर्टिलिटी में हारून, माशाल्लाह अल्लाह ताला की देन है, मैं तो उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। तो our setup is good. Anybody who wishes to get training or improve skills is most welcome. जी सर। सर अदर सर देन ये आईवीएफ वाले और सेशन आईयूआई में भी ट्रेनिंग होती है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत होती है। आइए तो हम पता नहीं कितने करते हैं। Within a week you will get trained. सर ये अवेलेबिलिटी पूरे ईयर है आपके हॉस्पिटल में, मतलब कभी भी आके ज्वाइनिंग दे सकते हैं, मतलब ले सकते हैं सब मेरा फर्टिलिटी में? यही ख्याल है, लेकिन आप आएंगे तो मैं जो हमारा ट्रेनिंग का सेटअप है उसमें इंट्रोड्यूस कर दूँ। आए तो सही। थैंक यू सर। जी सर। वहाँ तो है थैंक यू प्यास। सो मच सर। सर मैं ना लेप्रोस्कोपी का और
जो ART का कोर्स है उसका फ्लायर ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से वो इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे सब। इमरान इज द मैन। थैंक यू। जी थैंक जी यू सर। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर अगर सपोज़ ऐसा है कि मैं अभी पार्ट 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अगर बच्चे भी छोटे हों और अगर एग्ज़ाम पास ना हो, क्योंकि मैं 1 साल से घर पे हूँ ना, तो सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सपोज़ पार्ट 2 पास करने में अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता, तो फिर अब फर्दर घर पे बैठ के वेट करना चाहिए कि एग्ज़ाम के पास होने का फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, या क्योंकि घर पे रह के चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं बंदे को? डोंट गिव इट अप, डोंट, ये बिल्कुल नहीं। वह आप में थोड़ी सी जो कमजोरियां हैं आपकी वो हाईलाइट कीजिए, हम उस पे को यही ऑनलाइन ही हमको इम्प्रूव कर देंगे इंशाल्लाह। शर्त है कि आप रेगुलरली आइए और आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे ये चाहिए, हम बता देंगे, ऐसा भी कोई नहीं। और लेकिन हम सर सिर्फ एग्ज़ाम के पास होने तक का वेट बंदा कर सकता है कि मतलब कि इस तरह, क्योंकि घर पे रहने से भी हर बंदा क्वेश्चन रेज़ करता है कि इतना ही मेहनत की है और इतना सारा मतलब कि आपने वो करके और ट्रेनिंग करके और अभी भी घर पे बैठ के, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है आपको। तो इसलिए फिर वो आप थोड़ा-सा इस तरह भी डिप्रेशन में जा रहे होते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, फाइनेंशियली भी मतलब वीक होता जा रही हूँ और इस तरह करके। तो ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही है कि एग्ज़ाम के पास होने का वेट करना चाहिए कि जब तक एग्ज़ाम निकले फिर प्रॉपर्ली स्टार्ट बंदा करे। ये बात आप ऐसा करें, बेहतर वो जो टाइम आप प्रैक्टिस में लगाएंगी वो इम्तिहान पास करने में लगाएं, लेकिन जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं वो आइडेंटिफाई कर लें और ये इमरान शफी से रब्ता करें, विल ट्राई टू हेल्प यू थ्रू दिस कोर्स। इसी में पहले वही प्रायोरिटी करके लेक्चर्स अरेंज कर लेंगे दोबारा, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा मैं पढ़ा चुका हूँ हर लेक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप पर्सनली आना चाहें तो यू वेलकम टू अमीर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा जो स्कोर आया था इस दफ़ा 59% आया था, तो सर मेरा अभी लास्ट अटेम्प्ट है अब मई वाला। तो सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस दफ़ा मेरा जो यही मतलब वो कि पास होने का मतलब किस मैं तरह तो इम्प्रूव करूं इसके लिए भी वही कहूँगा, मतलब तो इस दफ़ा। आप एक रेगुलरली अपना spend करें और यस सर। हमें इमरान शफी को कहे कि जी मुझे पर्टिकुलरली ये एरियाज हैं जहाँ पे कमजोरी है, तो हम कोर्स, ये फ्री कोर्स है, किसी का बाउंड तो नहीं है, हम कोर्स को उस तरह से इम्प्रूव कर देंगे, वही टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, सर वही हार्ड वर्किंग बहुत की है, बहुत पढ़ा है, कंबाइंड स्टडीज की हैं, ग्रुप के साथ जो है मतलब वो फ्लुएंसी की है बात करने की, और फिर भी सर यही 59% यही आया है। तो मतलब क्या करना चाहिए सर? इस दफा मैं कह रही हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ। जी। आप कहाँ रहती हैं? सर लाड़काना। हाँ, लाड़काना। लाड़काना में? यस सर। तो वो है जरा दूर, लेकिन आप ऐसा करें, लिख के इमरान शफी को व्हाट्सएप करें कि दीज आर द एरियाज आई विश। हम लाड़काना से बहुत सारी लड़कियां पास हुई हैं, तो हम वो ये कर सर दे। इस दफा बहुत पास हुई है। हाँ, तो फिर आप भी भेजिए एक लिस्ट के जी मुझे ज़रूरत है हेल्प की इन एरियाज में, हम वो केस बना के डिस्कस कर लेंगे। मैं तो यही कर सकता हूँ। लाड़काना से कहूँ तुम लाहौर आओ तो वो बहुत दूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम यस सर। सर। जी वालेकुम। सर मैं डॉक्टर यास्मीन बात कर रही हूँ, आपकी पुरानी स्टूडेंट। मैंने पार्ट 2 आपके लेक्चर सुन के और आपको प्रेजेंट करके ही पास किया था। आज आपको बस सुनने के लिए आई, तो मैंने कहा थैंक यू बोल दो एक बार फिर से। थैंक यू। ये जो मैंने लेक्चर दिया अभी, हाउ टू सेट अप योर प्रैक्टिस, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है, और ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि प्रायोरिटी एग्जाम को ही देनी चाहिए।
बहुत जगह पे वाकई में जो है कि पैसे नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो एग्जाम के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। वहां पे प्रैक्टिस भी किसी किसी को करनी पड़ती है साथ में, लेकिन प्रियोरिटी अगर जो है ना एग्जाम हो कुछ टाइम के लिए, तो बाद में वो प्रॉब्लम भी सेटल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलें, अब तो 5 मिनट ऊपर हो गए। फिर अब अगली दफा मैं सर अगली थैंक यू दफा सो मच। ये सर वो मलारकाना वाली लड़की जो है सर, वो कह रही थी ना कि मैं नहीं जाऊं सर। वो अगर मैं जैसे अपने, मैं तो सर इस तरह करती थी, जो मैं जहां से मैंने ट्रेनिंग की थी उस इंस्टीट्यूट में सर मैं जरूर जाती थी सर, क्योंकि वो लोग आपको सिखाने के लिए वाकई सर वेलकमिंग रहते हैं। जब हम करके आते हैं ना तो हम शायद थोड़े से उदास होते हैं कि वहां में ये नहीं मिला, वहां नहीं मिला, लेकिन सर वो अपने ही मरीज होते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहां से आपने ट्रेनिंग की है ना, तो वहां पे सीखने के लिए वहीं से दोबारा चले जाना बेहतर होता है। वहां पे केसेस प्रिपेयर करें, कोई चीज नहीं भूलती। वार्ड हमारे लिए खुले पड़े हैं सर। लाड़काना में भी इसी तरह ही से है वार्ड, जहाँ वहां पे जाके हम मरीज देखें तो वही हम, वहां से हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और ड्रिल्स भी सर हम वहां से कर सकते हैं अपने जूनियर्स के साथ ही। की बात को ही कहूँ, जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, दैट शुड बी नंबर 1 चॉइस टू गो बैक एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। दैट शुड बी नंबर 1 चॉइस। सर क्योंकि हमारे वहाँ सुपरवाइजर तो बहुत खुश होते हैं। के जानते हैं, आपको खुश भी होंगे कि ये हमारी लड़की पास हो गई है, और वो हेल्प भी करेंगे आपको कि जब आप कहेंगे कि मैडम मैंने वजाइनोस्टेक्टमी नहीं की, वो कहेंगे चलो अगली दफा करवा देंगे तुम्हें। मैंने जो ये नहीं किया, वो कहेगी डेफिनेट, क्योंकि वो आपको ओन करेंगे कि ये हमारी लड़की है जो पास हुई है। तो इस तरह से वो आप इम्प्रूव कीजिए अपनी स्किल्स। ओके, सर अगली मुझे तो दफा। मेरी सुपरवाइजर्स ने बहुत हेल्प की। हाँ जी मेरे बिल्कुल। सुपरवाइजर सर मैडम सारी माशाल्लाह सर, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। अगली दफा मैं बात करूंगा सोशल एस्पेक्ट पे ही, आप और आपकी फैमिली और सोसाइटी कैसे इस पे आपको कंडक्ट करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आज समझाया है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।